गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद करते हैं नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के मजमूई सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ यहाँ के इंतज़ामी अमूर और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों, मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा करती है। इस सिलसिले में हम इस प्रोग्राम में बहस, मुबाहिसे, तज़िये, तबसरे और डिबेट्स या डिस्कशंस करते हैं। कोशिश रहती है कि हम इस प्रोग्राम में ना सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करें बल्कि उनके सलूशन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्टेक होल्डर्स को इसमें मदऊ किया जाता है। चूँकि वादी कश्मीर में इस वक्त चारों तरफ अगर देखा जाए तो मनशियात का बहरान है। हुकूमत अपनी सतह पर कैंपेन्स कर रही है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई है, लेकिन जिसे हम पिरवर कहते थे, इस पिरवर को किसकी नज़र लगी है? और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे मनशियात के हवाले से, यानी ड्रग अब्यूज़ पर, और रीजंस क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, सरकारी सतह पर जो कार्रवाई या हो रही है या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही है वो किस हद तक हम देख रहे हैं कि उसका आउटकम है। हस्ब दस्तूर आज भी प्रोग्राम में हमने अपने ख़ास मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों को मदऊ किया है। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हमारे आज के प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं फैज़ बख्शी साहब, जो कि माहिर माहौलियात और वादी कश्मीर के नामवर समाजी कारकुन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं डॉक्टर इंशा मलिक जी, ये भी एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है, वेलकेयर मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आज के हमारे एक और मेहमान है एडवोकेट तनवीर अली साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है कश्मीर ज्यूरिस्ट्स बार एसोसिएशन जे&के हाई कोर्ट के। हमारे आज के एक और मेहमान है एडवोकेट नादिया रशीद जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कश्मीर ज्यूरिस्ट्स बार एसोसिएशन जे&के हाई कोर्ट के। हमारे आज के एक और मेहमान है दानिश रशीद साहब, जो कि ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर के एडवाइजर है, जबकि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी है, हेड भी है। हमारे आज के एक और मेहमान है सीनियर एडवोकेट एहसानुल हक साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर ये भी हैं कश्मीर ज्यूरिस्ट्स बार एसोसिएशन जे&के एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। हमारे आज के एक और मेहमान है डॉक्टर तौसीफ वानी साहब, ये भी एक माहिर माहौलियात और समाजी कारकुन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान है पीरज़ादा फैयाज साहब, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कन्वीनर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया हैं। हमारे आज के एक और मेहमान है सीनियर एडवोकेट अहमद जावेद गनाई साहब, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है कश्मीर ज्यूरिस्ट्स बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। कश्मीर को किसकी नज़र लगी है इस पे तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो अभी माहौल है इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, नौजवान इसमें ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये क्या वाकई हम बहरान की तरफ जा रहे हैं, इसी पे बात होगी। पहला सवाल हमारा फैज़ बख्शी से आगाज़ करेंगे। फैज़ साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कैंपेन्स हो रही है, बातें तो सब कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के बाहर भी, गवर्नमेंट भी कोशिशें कर रही है, आपका तजुर्बा और इस माहौल को आप क्या देख रहे हैं कि रीजंस क्या है कि ड्रग अब्यूज़ कश्मीर वैली में बढ़ता जा रहा है? इस मसले में बहुत देर से जागे, जब पानी हमारे सर से ऊपर हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई उसमें 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी रिपोर्ट में 10.5, और यूनाइटेड नेशन का जो एक रिपोर्ट है उसमें 61,000 हेरोइन एडिक्ट्स यहाँ हमारे यहाँ इसमें है, और हर एक हीरोइन एडिक्ट की रिहेबिलिटेशन के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक। अब रीजंस ये हैं कि एक तो सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, एंड देयर इज़ आल्सो डेप्रिवेशन, जो हमारी सोसाइटी में खराबी आ चुकी हैं और क्लास बन चुके हैं, समाजी बिदार जो हमारी हैं, इकोनॉमिक टेंशंस हैं, घर में माँ बाप बेकार हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चा कुछ करना चाहता है, वो पढ़ता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती, या हमारे पास ये जो हमारे इनके एवेन्यूज़ हैं एक बच्चे के कि उसको अपनी ये एनर्जी कहीं करनी, हमारे ग्राउंड्स की कमी है। मैं इसमें ये बात कि हमारे जो बच्चे खेलना चाहेंगे, इसमें हमने देखा 20% जो इस 10 लाख में या 8 लाख जो भी है छोटे बच्चे हैं जो टीन्स में हैं, वो क्यों अगर हम उनको ग्राउंड में ले आएँ, ब्रिंग देम टू ग्राउंड, ब्रिंग देम इनटू ओपन एटमॉस्फेयर, वो उससे दूर रह जाएंगे। मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ, एक पोलो ग्राउंड फुटबॉल एकेडमी मैं चला रहा हूँ खुद, इसमें 150 बच्चे हैं, 6 साल से 20 साल तक, 22 साल तक, उनको हम फुटबॉल की ट्रेनिंग देते,
اور ان کو ہم انوائرمنٹ کی ٹریننگ دو اور ہم ڈرگ کے اوپر ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی ڈرگ میں ملوث ہونے کا. پھر ہم کسی دن سنڈے کو یا 10-15 مہینے میں ڈاکٹر لیتے ہیں اور ایس پی کالج کے گراؤنڈ میں ہم ان کا رینڈم ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. ہم انڈیویجول یا ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیا. گورنمنٹ میں کہتا ہوں جاگ گئی, لیکن ایل جی صاحب کے لیول پر یہ ہوا ہے. اس سے آفیشلز میں بیوروکریسی میں ان پر دباؤ رہے گا کہ ان کو ایڈ کرنا ہے. جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے پچھلے 1-2 سال میں جموں کشمیر پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے یہ جو ڈرگ ایڈکشن ڈرگ ڈیلرز پر اور ڈرگ ٹریفکرز پر انہوں نے بڑی سختی سے اقدام لیے ہیں. ان کی پراپرٹی سیل کری ہے, وہ ہونا چاہیے. ہمارا ڈرگ ایڈکٹ کہ ہمیں ہمدردی سے دیکھنا چاہیے اور ان کو پبلک نہیں بنانا چاہیے. جیسے ہم ان کو پبلک بنائیں ایک سوشل سٹگما لگتا ہے اور یہ کہ بالکل سبڈیوڈ ہونا چاہیے. ہمیں ایک سروے کرنی چاہیے کون سے علاقے میں کیا, پھر ہم نے ریہیبلیٹیشن میں جانا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور اس میں سول سوسائٹی کا بھی حصہ ہے, بڑا حصہ. ڈاکٹر انشا, چونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں, آپ کے پاس بھی اس طریقے کے کیسز آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں. جب ہم کشمیر ویلی میں ڈرگ ایبیوز کو دیکھتے ہیں, آپ کی ایکسپیرینس اس میں کیا ہے؟ کہ جیسے فیض صاحب نے ڈیفرنٹ ریزنس اس کے بتائے ہیں, آپ بتائیں کیا ریزنس آپ سمجھتی ہیں, اور جو ابھی گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے ڈز اٹ مین کہ یہ کافی ہے یا اس سے ہم کئی حد تک یا سم ہاؤ سکسیزفل ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ مطلب یہ جو ڈرگ ایبیوز ہے یہ نئی چیز ہے, کیونکہ اگر ہم 1 جنریشن یا 2 جنریشنز پہلے کی بات کریں گے تو ہمارے گھروں میں آپ دیکھیے کہ کافی سارے جو ہمارے بزرگ تھے بہت کامنلی جیسے کہ اسموکنگ, ججیر, اس میں بہت زیادہ مبتلا تھے. اب چینج کیا ہوا ہے کہ اویلیبلٹی آف دیز ڈرگس چینج ہوا ہے. اس ٹائم پہ ہیروئن اتنا کامنلی مطلب جو ڈرگ آف ایبیوز ہے وہ اویلیبل نہیں تھا, آج وہ اویلیبل ہے. تو اس لیے جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں وہ پرانے جو ججیر وغیرہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آج ان ڈرگس پہ آ گئے ہیں جو اس وقت اویلیبل ہے, اور اب تو الکوہل بھی اتنا فریلی اویلیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ نے جو اقدامات اس میں سٹارٹ کیے جو اس وقت چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن وہ لیٹ کیے گئے ہیں. جس وقت ہمارے کافی سارے یوتھ جو ہیں وہ آلریڈی مبتلا ہو گئے تھے, یہ سارے اقدامات جو ہے آج سے کئی سال پہلے سے ہی شروع ہو جانے چاہیے تھے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں نے کشمیر میں نوٹس کیا ہے کہ یہاں پہ پیرنٹنگ کا جو سٹائل ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. ان دیٹ سینس کہ مطلب آپ کامنلی ہم ہمارے او پی ڈیز میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی جوان لڑکا ڈرگس میں مطلب مبتلا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ خان ماجر تھا, یہ 3 بینن ہند اکے بوئے 4 بینن ہند اکے بوئے. سو واٹ ہیپنڈ واز دیٹ کہ وہ ساری ڈیمانڈس پوری کرتے جا رہے تھے. ان کو کسی بھی اسٹیج پہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. انفیکٹ اگر ان کو کبھی کوئی بولتا بھی تھا تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہی ہمارے بچے کا دشمن ہے. انفیکٹ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب ہمارے او پی ڈیز میں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نے ڈرگ ٹیسٹنگ کی ہے پیشنٹس کی اور وہ پازیٹیو آیا فار ڈفرینٹ ڈرگس, تو پیرنٹس نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بار بار غلطیوں پہ پردہ ڈالنا یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت کامن ہے. اگر مطلب بہت سارے پیرنٹس ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں پرابلم ہے, ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے, تو شاید اتنی تباہی نہیں ہو گئی ہوتی. جیسے ڈاکٹر انشا نے کہا کہ ڈفرینٹ ریزنس ہے, ڈاکٹر ایڈوکیٹ تنویر صاحب آپ بھی ذرا پہلے اس پہ بتائیں کہ آپ ذاتی طور پر ریزنس کیا سمجھتے ہیں جو کشمیر میں ڈرگ ایبیوز رائز ہو رہا ہے, چونکہ آپ کیمپیننگ بھی اکثر کرتے رہتے ہیں جہاں تک آپ کی اس ایسوسیشن کا تعلق ہے. تمام تعریفیں اس خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود السلام ہو محمد والی محمد پہ. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ایل جی صاحب کا جس نے یہ مہم کے جو شروعات کری کشمیر کے اندر, اور ہمارے ایڈمنسٹریشن پولیس اور خصوصاً یہ گلستان نیوز چینل کے تھرو عمران صاحب آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں, کیونکہ مجھے شکر گزار رہنا چاہیے جب تک آپ کے مادھیم سے ہم یہ میسیج جو ہے عوام تک پہنچا پائیں گے, ان لڑکوں تک پہنچائیں گے جو معصوم بچے جو اس میں ملوث ہے. میں بات شروع کروں گا ایک شعر سے. شاید یہ میسیج شعر کے تھرو بہت آسان الفاظوں میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم شعر سے شروع کرتے ہیں وہ میسیج ہے ایک آسان ایسی چیز ہے جو ہم آسانی طریقے سے کسی تک بھی پہنچا پاتے ہیں. زمیں پہ کیسی وکالت پھر نہیں چلتی جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے, ذرا سا خطرہ بھی اگر ابھر جائے تو سمندر کے لہجوں میں ہی بات کرتا. جو ماحول ہے آج کل جو بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے, جو ڈرگ پیڈلرز ہیں انہیں تو ہم روک نہیں سکتے, لیکن ہمارا جو فوکس
جو ہمارا جو مہم ہے کشمیر جورس بار ایسوسیشن کا یا پورے جو بھارت کا یا جموں کشمیر کے عوام کا یا سوسائٹی کا جو ہمارا جو مین فوکس ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہمارا آنے والی جنریشن کا جو بھوش ہے اس دیش کا, اس کشمیر کا جو ہے, ہمیں فوکس کرنا ہے کیا وجوہات ہے جس وجہ سے وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں, کیا ہم زمینی سطر پہ اس چیز کو سمجھ پائے ہیں یا نہیں سمجھ پائے. تو کوشش ہماری یہی ہے جو ابھی تک ہماری جو اس مہم کو ہم نے شروعات کری, ابھی ہماری آغاز ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی. مجھے لگتا ہے کسی حد تک لوگ اپنے مشورے دے رہے ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ ایک ریسرچ کر رہا ہے, لیکن ہم کسی سطر پہ نہیں پہنچے جو ایک فائنل رزلٹ ہم کسی کے سامنے یا آپ کے مادھیم سے ہم کسی کے سامنے پیش کر پائے. ابھی تک ہم یہی کوشش کریں, جہاں تک میں اپنی پرسنل ذاتی مشورہ یا اپنے خیالات کو ظاہر کر سکتا ہوں, اس میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ جو بچہ جو ملوث ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں فیملی کا, پیرنٹس کا کہیں نہ کہیں رول ہے. جس طریقے سے بچہ آج کی ڈیٹ میں, ہمیں یاد ہے اپنا بچپنا جب ہم اپنے والد سے پیسے مانگتے تھے تو 1 روپے کے لیے بھی ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے والد صاحب پوچھتے تھے کیا وجہ ہے, کس بات کا پیسہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آج میرا بچہ جب 100 روپے کہتا تو میں 1000 روپے رکھ دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہے. ابھی ہمارا بچہ آواز نہیں کرتا کہ مجھے یہ چیز ہے چاہیے, تو ہم اس کا 4 گنا زیادہ اس کے سامنے رکھتا. یہ میری خصوصاً ایک میں نے جو ریسرچ کرا اس پہ, میں یہ مانتا ہوں جو ٹریک پیڈلرز جس طریقے سے اس میں ہم انہیں نہیں روک سکتا. ایڈمنسٹریشن اپنا کام کر رہی ہے, پولیس پرشاسن اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ایز اے پیرنٹس جو گراؤنڈ لیول پہ میں یہ بات آپ کے مادھیم میں پہنچانا چاہتا ہوں, یہ خصوصاً ماں باپ کی غلطی ہے. ابھی بچہ آواز نہیں کرتا ہے اور ہم اس کے سامنے پیسہ رکھتا ہے. یہ میری بات ہے, اس بات ختم کرتا ہوں. تنویر صاحب, جیسے ڈاکٹر انشا نے آغاز میں کہا تھا کہ پیرنٹس کا بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ہے, آپ بھی اسی چیز کو سٹینڈ کر رہی ہے. نادیہ, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز تو سب جانتے ہیں ہم کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ بھی رپورٹس ہیں کہ جو گرلز ہیں وہ بھی آج کل اس میں انوالو ہیں. چونکہ آپ سماجی کارکن بھی ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ کام کرتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہے کہ گرلز بھی اب انوالو ہو رہی ہے اپارٹ فرام گرلز, جو اوورال اس کا جو رائز ہونا کیا ریزن سمجھتی ہیں؟ آپ کا بہت زیادہ شکریہ آج یہاں پہ یہ پروگرام رکھنے کے لیے, اور مجھے لگتا ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس پروگرام پہ ہم بات کریں, کیونکہ کشمیر میں کچھ دہائیوں سے اگر ہم دیکھیں گے جو منشیات کا رجحان ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے. اینڈ وی آل کشمیریز آر ویری تھینکفل ٹو دی لیفٹیننٹ گورنر آف جموں اینڈ کشمیر یوٹی, جنہوں نے یہ کیمپین یہاں پہ اسٹارٹ کیا, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی بہت سارے ایسے جو ڈرگ پیڈلرس ہیں ان کا جو وہ پیڈلنگ کر رہے تھے ڈرگس کی, اس چیز میں کافی زیادہ کمی آ گئی. اگر ہم بات کریں کشمیر میں جس کو ہم جنت بے نظیر کہتے ہیں بیکاز آف اٹس نیچرل سینک بیوٹی, یا جو ہمارے وہ ڈیپ روٹڈ ٹریڈیشنل کلچرل بانڈس ہے, اپارٹ فرام دیٹ وی سی دیز ڈیز کہ کشمیر میں ایک چیلنج ہے, دیٹ از ایکچولی دی سبسٹنس ابیوز ہے, دیٹ از آن رائز. جو ہمارے پاس آنکڑے ہے, جو ہمارے پاس فگرس ہے, کرنٹ فگرس, دیٹ از ایکچولی جو ریسنٹ پارلیمنٹری رپورٹ ہے, 13.6 لاکھ یوتھ ان جموں اینڈ کشمیر آر ایکچولی انوالوڈ ان سبسٹنس ابیوز. تو اس میں صرف جو ہمارا میل سیکٹ ہے, دے آر ناٹ اونلی انوالوڈ ان دس, بلکہ جو ہمارا فیمیل فوک ہے ان کا کافی زیادہ رول ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو پہلے کیا ہوتا تھا, ہیروئن کا کافی زیادہ رول ہوتا تھا. سبسٹنس جو ہمارا یوتھ تھا, دے وی آر ٹیکنگ ایکچولی دا ہیروئن, بٹ جو ابھی سبسٹنس ابیوز کا شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈس ادر تھنگس, لائک ابھی جو ہمارے پاس ویٹرنیرین میڈیکیشنز ہے ان کا ابیوز ہو رہا ہے, جیسے کہ ہمارے پاس ایویلیون ہے, یا باقی جو ایون دی یوتھ ہو آر ایکچولی ان دا سبسٹنس ابیوز, دے آر نا موونگ ٹورڈس دی فارماسیوٹیکل ابیوز از ہیپننگ دیز ڈیز. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں, جیسے کہ میرے کلیگ نے بھی بتایا, تنویر صاحب نے, کہ جو پیرنٹل سپرویژن ہے دیٹس ایکچولی مسنگ. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وی آر مور ایکچولی دس ٹائم کہ ہم بچے کا وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے اتنے مارکس لائے, میرے بچے نے کیوں نہیں لائے. ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ اگر میرا بچہ آئسولیشن میں ہے, کیوں آئسولیشن میں بیٹھ رہا ہے. اگر میرا بچہ اس کی جو ابھی وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ جو اس کے ایج گروپ کے نہیں ہے, تو کیوں ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ جو ہمارے یہاں کشمیر میں کہ ایک وہ آٹوکریٹنگ پیرنٹنگ ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہیئر شوڈ بی دا ڈیموکریٹک پیرنٹنگ ود اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی از ویری نیسسری. جو وہ پراپر بیلنس, چیکس اینڈ بیلنس ہے, دیٹ از مسنگ, وہ ہونا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں جو
वो एक मॉरल वैल्यूज़ है वो हमारी सोसाइटी में नहीं है. एंड एज अ यूथ मेरी ये मैसेज आएगी कि वी शुड से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ. दैट इज़ एक्चुअली द थीम ऑफ दिस नशा मुक्त जम्मू एंड कह रही है कि यहाँ हमें अखलाकी तौर पर भी हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है और साथ साथ वालिदैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमारे दीगर पैनलिस्ट्स ने कहा. दानिश, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कश्मीर को देखते हैं मजहबी तौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी एक खिता है, पिरवोर जैसे मैंने आगाज़ में कहा पीरों फ़कीरों वलियों की सरजमीन, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ इस वक्त हैं. जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है इसको टैकल करने में, और ज़ाती तौर पर भी, और चूँकि आप ग्रैंड मुफ्ती और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी देखते हैं, आपका अभी तक एनालिसिस क्या है कि वजूहात क्या है इसके बढ़ने के या राइज होने के? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम सबको मौजू यहाँ पे किया, इस अहम प्रोग्राम के लिए बात करने के लिए हमें बुलाया. मुस्लिम मेजॉरिटी होने के साथ साथ सबसे पहला फ़र्ज़ ये, जैसे हम यहाँ पे मुकर्रिरीन हज़रात ने कहा, ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस पे हम चूक जाते हैं क्योंकि हमने मज़हब को बालाई ताक रखा है. हम मज़हब को तब मज़हब पे बात आती है जब हमारा कोई मसला आन पड़ता है, तब हम मज़हब के दायरे या दरवाज़े को खटखटाते हैं. मैं अपने बचपन को याद करता हूँ और हम सब भी अपने बचपन को याद करेंगे, कैसे हमारे दरसगाह आबाद थे, कैसे हमारे मस्जिदें आबाद थी, रौनकें थी, नात के कलाम होते थे, मनकबत होते थे, अलग एक पर्सपेक्टिव था, दीनी माहौल था. देखिए, हमें वक्त के साथ साथ चलना ज़रूरी है. हम ऐसा नहीं कहते हैं कि, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि ये कहेंगे कि नहीं जी मज़हब ही सबसे, मज़हब प्रायोरिटी है. हम मुस्लिम हैं, हमारी जो दरसगाह है पहले घर में स्टार्ट होती है, हमारे वालिदैन दरसगाह है. हमारा कुरान शरीफ है, कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है. हमें पहले उस पर गौर करके देखना है कि हमारा मज़हब, अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मनसब पे भेजा है, अपना नायब बना के भेजा है, हमें पहले उस पे देखना है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं. जब हम स्कूल में चले जाते हैं, आजकल आपको रिपोर्ट्स में मिलता होगा कि स्कूल्स में भी मंशियात का ये आम है. रिसेंटली एक बड़े स्कूल में मैंने सुना था, वो एक अलग सारी रिपोर्ट्स आई. जी. तो उसके बाद शराब को उम्मुल खबाइस कुरान ने करार दिया है. तो एक शराब का जो यहाँ पे खुलेआम अवेलेबिलिटी है शराब की, तो हमारा मुतालबा है आपकी वसादत से गवर्नमेंट को कि शराब पे ब्लैंकेट बैन चलनी चाहिए. क्योंकि जब एक बंदा शराब पीता है, वो घर जाके अपने बच्चों को पीटता है, अपनी बीवी को पीटता है, माँ बाप को पीटता है, और वही मस्जिदों में फिर मसले चले जाते हैं, हमारे दारुल उलूम में मसले चले जाते हैं, और उससे हमारे बच्चों का जहन मफलूज हो जाता है और बच्चे ड्रग्स की तरह या किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इसको डिप्रेशन का नाम देते हैं. यहाँ से अक्ल कमज़ोर होती है, बर्दाश्त नहीं होता है. एक और इसमें हमें ये हमारी ही जिम्मेदारी है, इसको समझने की ये हमें जिम्मेदारी है. फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं, आज तो हम हम सब देख रहे हैं एलजी साहब का या एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें जो पुलिस ने बड़ा रोल किया, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसमें कोताही रही है. कोताही ये है कि अगर इन्होंने ये कानून बनाया, ये मुहिम छेड़ी कि हमें नशा मुक्त अभियान चलाना है, लेकिन मुझे आप बताइए, आपके माध्यम से मुझे यहाँ पे वकला हजरात से भी सवाल है, क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत वकला हजरात की है कि 5, 6, 7 दिन में ही ये ड्रग पेडलर्स रिहा हो जाते हैं, इनको तुरंत बेल आउट हो जाते हैं. अगर पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने अपना काम किया, सिविल सर्विसेज ने अपना काम किया, मस्जिद में सब सिविल सोसाइटीज़ ने, इमाम साहब हजरात ने किया, लेकिन 5 दिन 6 दिन के बाद इनको बेल आउट हो जाती है. तो मेरा इस पे ये है कि इनको पहले स्पेशल लेजिस्लेशन में इसको पास करके इस पे पहले बात है. दानिश कह रहे हैं कि एक तो हम मजहब से दूर हुए, बुराइयों के नज़दीक चले गए, और जो बेल आउट होते हैं, एडवोकेट एहसान साहब, जैसे दानिश ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया, आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था आपकी तरफ. एक तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे पास NDPS एक्ट है या जो लेजिस्लेशन है कि उसके थ्रू हम कानून के दायरे में रह के जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या वो फिजिबल है, और कानूनी एतबार से हम किस तरह से इस ड्रग को और ज़्यादा मजबूती के साथ दूर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. पहले मैं इस पूरी टीम को, जिसमें हम सब मुकर्रिरीन को दावत दी गई है शॉर्ट नोटिस में, पहले मैं ये शेर मुनासिब समझता हूँ. दिले नाव में तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है.
घर अहले शराब है हम लोग, ये ना समझो कि खराब है हम लोग। अब कानूनी नवीयत आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि जैसे दानी साहब ने कहा कि जो ही ये ड्रग पेडलर या ये ड्रग जो कंज्यूम कर रहा है, ये फिर पुलिस को पकड़ते हैं और कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी बेल हो जाती है। मैं इसको ये एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक एक दायरा होता है, एक नुक्ता निगाह हो। इसी तरह कानून के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जो एक स्पेशल एक्ट बन गया है NDPS एक्ट, और उसके बाद और एक एक्ट है PIT NDPS एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग एक्ट, वो उसका सप्लीमेंट्री एक्ट है। उसमें बाज़ाब्ता तौर हर कानून में इसमें वाजगाफी की एलोबरेट किया गया है। ये जो एक्ट है NDPS एक्ट जो है, ये स्पेशल एक्ट है, ये वेरी प्यूनिटिव है, एक डेंजरस एक्ट है, एक हार्मफुल एक्ट है, ये बर्दाश्त नहीं, ये जीरो टॉलरेंस बेस्ड पॉलिसी पर निर्भर है। कौन? NDPS एक्ट, ये जीरो टॉलरेंस पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसमें अगर इलीगल ट्रैफिकिंग होगी, प्रोडक्शन होगी इलीगल, पोजीशन होगी इलीगल, तो बर्दाश्त नहीं किया। अब इसमें क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट होता है। क्वांटिटी बेस्ड मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग इन दिस एक्ट। दैट इज स्मॉल क्वांटिटी अगर होगी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी नंबर 2, नंबर 3 होती है कमर्शियल। और जो स्मॉल क्वांटिटी उसमें 1 साल का पनिशमेंट होता है, जो इंटरमीडिएट होता है इसमें 10 साल का पनिशमेंट, और जो कमर्शियल होती है उसमें होता है लाइफ ईयर मोर देन 10 ईयर्स 20 ईयर्स। अब ये क्वांटिटी बेस्ड है। अब इन्होंने कहा दानी साहब ने कि जब किसी ड्रग पेडलर या किसी पर्सन के पोजीशन से ये रिकवर किया जाता है कि ये ड्रग यूज़र है या ये ड्रग पेडलर है, फिर कोर्ट इसके तुरंत 4 दिन या 5 दिन के बाद, मसला वो नहीं है। मसला कानून का अपना एक तरीका होता है, कोर्ट होता है। इसमें अंदाजुन ये रैंडमली ये चीज़ें नहीं होती है। यहाँ मर्डर भी होता है, मर्डर की भी बेल होती है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इसमें द बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है दैट अल्टीमेटली गोज टू द एक्यूज्ड टू प्रूव। इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस इन दिस केसेस, इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस। अदरवाइज बाकी केसों में क्या होता है, वहाँ प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है, यहाँ एक्यूज्ड को प्रूव करना होता है। जब ये चालान पेश का होता है, जब पुलिस केस बनाता है, उसमें क्या लूप होल्स वो रखता है, कैसे वो केस बनाता है, वो उसमें फुल प्रूफ केस बनाता है नहीं, जब वो कोर्ट में जाता है तो उसमें बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर होता है। केस को देखिए, बेल इज़ ऑलवेज ए राइट, इट इज़ बेल नॉट जेल। बेल तो होगी। जो दानी साहब ने क्वेश्चन किया है कि हमारे वकला साहिबान का रोल बनता है कि पेडलर फंसता है या कोई कंज्यूमर फंसता है जो कंजप्शन में मुब्तला होता है, तो फिर कोर्ट में केस जाता है तो इसको 8 या 9 दिन के बाद, तो ये भी कारण बनता है कि सोसाइटी में ये चीज़ें प्रपोगेट होती हैं, ये नासूर बनता है। बात ये है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द केस, इट इज़ द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो फैक्ट्स होते हैं, कोर्ट को लगता है कि इसमें बेल बनने का कारण होता है, इसमें बेल बनती है, तो कोर्ट तभी देता है, बिकॉज एवरीबडी इज प्रूव टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज, दैट इज नॉट ए फाइनल पनिशमेंट। केस इज स्टिल गोइंग ऑन द केस, जब तक इसमें चार्ज नहीं लगेगा, पूरी तरह से केस ट्रायल होती है और ट्रायल के बाद देखता है कि उसको सज़ा मिलेगी, तब तक बेल इसका हक बनता है। ये तो आज़ादी का एक ये तो आपने कानूनी पहलू पर बात किया, दानिश साहब के सवाल का जवाब आपने दिया है। डॉक्टर तौसीफ, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास जैसे एडवोकेट साहब ने कहा लॉ भी है और कोर्ट अपने तरीके से उसको फिर प्रोसीड करता है, लेकिन एजेंसीज़ अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट्स अपना काम करते हैं, हम अपनी तरह से हाईलाइट करते हैं, यूज़र्स को तो हम पकड़ते हैं, सप्लाई चेन का बड़ा सवाल है। आप लूप होल कहाँ पे देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से हम इसको अभी तक कंट्रोल या टैकल नहीं कर पाए हैं? देखिए, या तो मुझे लगता है कि हम इस मसले को समझ ही नहीं पाए हैं। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बॉडी का एनालाइज करता है। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, कि कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। एडिक्शन क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय एडिक्शन? हमने कहा कि एक बड़ा स्लोगन भी चल रहा है, से यस टू लाइफ। कौन कौन कहता है नो टू लाइफ? मुझे दिखाओ, हम में से कोई, या अब मुझे पूरे दुनिया भर में दिखाओ कोई कहता है आई डोंट वांट टू लिव, नो टू लाइफ। नोबडी सेज दैट, एवरीवन सेज यस टू लाइफ। And who says no to drugs? Everyone says no to drugs, but problem is that कि हम सही कहीं पे रूट काज पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपको जुकाम हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक दे दिया, 2 दिन में आप ठीक हो गए। लेकिन एक डॉक्टर होता है जो उसके एनालाइज करता है, जो उसके रूट में जाता है कि आपको बार बार जुकाम क्यों हो रहा है। सेम केस यहाँ पे भी है। देखिए,
ड्रग जो भी कश्मीर में कोई भी वो चीज़, मैं एक सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंट्रोल करें, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो फास्ट फूड क्यों ना हो, चाहे भी कोई भी चीज़ हो जो आपको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ अ ड्रग. डोंट गो इनटू दिस थिंग कि ड्रग कोई हीरोइन और या कोई अफीम या ऐसा कोई चीज़ है, चर्स वगैरह है. कोई भी चीज़ जो इंसान को कंट्रोल करता है वो ड्रग है. अगर आपकी अटैचमेंट किसी इंसान से ज़्यादा है, दैट्स अगेन अ ड्रग. दूसरा, सोल्यूशन कहां से आएगा? सोल्यूशन आएगा हमारे सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से. आप बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह क्लास में रख रहे हो, 40 बच्चों को एक क्लास में रख रहे हो, शाम को वो बच्चा घर जा रहा है, वो डिप्रेशन में है, उसको समझ ही नहीं आया. आपको क्या पता है कि उसको अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियत दी है? वो मछली थी या बंदर था, आपने तो उसको पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला है. तो प्रॉब्लम यहां पे है कि हमने सिस्टम को पहले समझना है. अगर आप सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप सोल्यूशन नहीं देंगे. देखिए 100 दिन तो हो जाएंगे, चलो एलजी साहब ने ये पहला थोड़ी ऐसे कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो बार बार ऐसे इनिशिएटिव लेते रहते हैं जिससे हमारा कश्मीर फिर से जन्नत बेनज़ीर बने. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझे कहेंगे एज अ सोशल एक्टिविस्ट, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस इशू फ्रॉम लास्ट 10 years. हमने तब बात कही थी जब किसी को समझ भी नहीं आता था. लेकिन हमने एक बार, एक सहाफी ने मुझसे सवाल किया, डॉक्टर साहब आप तो इतना काम कर रहे हैं, फिर नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम रूट काज भी नहीं जा रहे हैं. मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे ड्रग इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. जो आपका ड्रग का इशू है ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड है. हमारा नेशनल एवरेज जो हमारा यहाँ का है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, दैट इज 6% हायर. आप उसको तो एड्रेस कीजिए ना, एटलीस्ट अगर एड पार तो रखिए. हमारा जो बच्चा रोजगार के लिए निकलता है उसके पास क्या एवेन्यूज है रोजगार के लिए? अगर वो ड्रग में जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज कहूंगा जरूर कि हमें ये समझना है कि जो ड्रग अभी कश्मीर में जो बड़ा ये जो इशू हो रहा है, इट इज मोर ऑफ अ पेरेंटल इशू. हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए तैयार नहीं है. और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने प्रैक्टिकली देखा वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स कश्मीर में, दे आर इन अ डिनायल मोड. कोई भी पेरेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम उनके पास प्रूफ लेके जाते हैं कि आपका बच्चा ड्रग में है. एंड दे आर इन अ डिनायल मोड. वो ना तो सोन बच्चे मंचावन खतर करान, यू आर डिफेमिंग आवर चिल्ड्रन एंड ऑल दैट. और उल्टा हमारे ऊपर बहुत बार ऐसा हुआ है कि वी हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दिस पेरेंट्स, क्योंकि वो डिनायल मोड में है. हमने पेरेंटल कंट्रोल इस पे लाना पड़ेगा पहला. और दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. जितना लॉ एंड ऑर्डर में इसमें हमारे साथ हमारे जो बाकी मेरे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, दे आर मोर वेल वर्सेड विद द लॉ. आई थिंक दीज आर द राइट पर्सन टू टेल अस व्हाट लॉज कैन बी देयर. जैसे आपने कहा कि बेल के बारे में, देखो बेल तो इट्स अ राइट ऑफ अ लॉयर कि आपने क्लाइंट को डिफेंड करे नो मैटर व्हाट, राइट? तो वहां पे हम नहीं जाना, हमें रूट पे देखना क्या हम ऐसा कोई. मैं कहता हूं कि आप जब पीएसए लगाते हैं ऐसी सारी चीजों पे, उन पे भी पीएसए लगा दीजिए. अब खाली हमने बिल्डिंग्स को किया, मैं कहता हूं पुलिस तो इट्स डूइंग देयर पार्ट, लेकिन सोसाइटी कब जागेगी? हमने अब पुलिस पे छोड़ दिया, हमने सब पे छोड़ा. मेरी क्या जिम्मेदारी है? व्हाट इज माय? अगर मैं अपने राइट्स के बारे में हमेशा बात करता रहता हूं, लेकिन व्हाट आर माय ड्यूटीज, ये मुझे कौन बताएगा? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी. डॉक्टर तौसीफ साहब सही बात आपने फरमाई. और पीरजादा फयाज साहब, जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि हमें रूट काज पे जाने की ज़रूरत है, सिस्टम में फेलियर है. अनटिल और अनलेस हम सिस्टम को ठीक ना करें तो शायद हम इससे निजात हासिल नहीं कर पाते. आप एक एनवायरमेंटलिस्ट है, इको टूरिज़म पर आप काम करते हैं. जब हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हैं, एजुकेटेड यूथ को देखते हैं, या ओवरऑल सिस्टम को देखते हैं जो तौसीफ साहब ने बात की है, ये जो खामियां हम देख रहे हैं, इन खामियों को अगर हम दूर करने की बात करें, जिसे हम कहते हैं कि सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो हम सब लोग जानते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि जो ये आफत है इसमें ज़िम्मेवारी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है. उस सवाल का जवाब मैं देखता हूँ कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एकेडमिक्स, फिर हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली. ये 4 चीज़ें हैं, 4 लोग हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबल हैं इस मसले को ज़्यादा तोल देने के लिए. अब ड्रग एडिक्ट्स इतने बढ़ गए हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये ड्रग्स आती कहाँ से हैं, ये बनती कहाँ है, क्या उस पर हमारा कंट्रोल हुआ है? क्या हम सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं? नहीं. क्या उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं? अब ठीक है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हमारी यूटी गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक्शन स्टार्ट किया है, द पुलिस इज़ डूइंग अ गुड जॉब. लेकिन अभी तक कहाँ थे वो, जबकि इतना हाइट तक ये पहुँच गया? वाई दिस वाज नॉट बीन कंट्रोल्ड सो फार? अब ठीक है, दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब. वो जगह जगह जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, दे आर डूइंग इट. लेकिन एज ए सोसाइटी हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस फेथ को हम मानते हैं उस फेथ में
ड्रग एडिक्शन की क्या वैल्यू है। ये ड्रग एडिक्शन तो हमें दीन इस्लाम में मना है, तो क्या इसकी तालीम हमने अपने बच्चों को दी? ये एक पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी थी, हमारे स्कूल में हमारी टीचर्स की ज़िम्मेवारी है कि वो हमारे बच्चों पे नज़र रखें कि ये कहीं ऐसा बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं जो पहले नहीं था। अगर ऐसा कुछ बिहेवियर है तो इट शुड इमीडिएटली बी रिपोर्टेड, सो दैट उसका कोई एक्शन लिया जाए, उसको रोका जाए। उसके बाद फैमिली को ज़रूर ये देखना है कि ये जो बच्चा है हमारा, इसका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये किन बच्चों के साथ उठता है बैठता है, वो कैसे लोग हैं। ये और सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा आजकल एक मेनेस है, सबसे बड़ा। हम आजकल अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और वो क्या देख रहा है, उस का क्या असर बच्चे पे हो रहा है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। तो ये रूट कॉजेज़ हैं ऐसे कि जहाँ पे हमें नज़र रखनी है, जहाँ देखना है। दूसरी बात यह है कि मोहल्ले में जो कमेटियाँ हैं, ये उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि अपने मोहल्ले में नज़र रखें। कहीं खाली ज़मीन है और वहाँ पर बच्चे आके बैठ जाते हैं, तो ये ज़रा देखो वो कर क्या रहे हैं। नहीं, सब लोग अपनी नज़र बचा के चलते हैं कि नहीं छोड़ो, मेरा बच्चा थोड़ी है, ये तो किसी और का बच्चा है। और जब तक हम इन बच्चों को अपनाएंगे नहीं, जब तक हम इस ड्रग को उस एंगल से ना देखें कि ये तबाही की ओर जा रहा है। हमारी एक आम सी बात रही है कि कश्मीर को नज़र लग गई। ये अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कश्मीर को नज़र लग गई। ये कश्मीर को ही नज़र क्यों लगती है? जब यहाँ मुसीबत तो इतनी बड़ी है, जहाँ यहाँ कोविड आता है तो कश्मीर को नज़र लग गई, यहाँ टूरिज्म डाउन हो जाता है तो कश्मीर को नज़र लग गई। अरे हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को एक फॉल्स नैरेटिव में छिपा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच रहे हैं। हम खुद का मुहस्सबा नहीं करते, हम नहीं करते हैं, हम नहीं देखते हैं। हमें अपने घर पे नज़र रखनी है, अपने बच्चों पे नज़र रखनी है, अपने मोहल्ले में नज़र रखनी है और फिर ओवरऑल सोसाइटी पे नज़र रखनी है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई अनजान आदमी आपके मोहल्ले में घूम रहा है, शाम को आप देखते हो 9 साढ़े 9 के आसपास में एक बाइक आती है, ये बार बार ये यहाँ का बच्चा नहीं है, ज़रा उस पर नज़र रखो, उससे पूछो कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर। जी, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। एज ए सोसाइटी वी हैव फेल्ड। सही बात फरमाया आपने, एज ए सोसाइटी वी हैव फेल्ड। सवालात न सिर्फ आम लोगों के ऊपर बल्कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक्टिव हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोग्राम जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बात हो रही है कश्मीर वादी में मनशियात के बढ़ते रुझान पर, वजूहात क्या हैं और कैसे हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे साथ मेहमान हैं, डाइवर्स हमारी वॉइसेस है यहाँ पे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी से शायद निभाने में नाकाम हुए हैं। एडवोकेट अहमद जावेद साहब, जैसे कानूनी पहलू पे यहाँ बात हुई है, मेरा एक ज़ाती सवाल भी ये है कि क्या कहीं NDPS का मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि ये बात भी सामने आ जाती है आजकल जब इस सब शोर के बीच में ये बातें उठती है। दूसरा, जो हमारे पास लॉ इस वक्त है इसको ड्रग को दूर करने के लिए, क्या वो लॉ सही तरीके से इम्प्लीमेंट यहाँ पे हमें हो रहे हैं या कहीं और हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने कहा कि लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, आई विल से यस, लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दैट्स वाई वी आर हियर एंड यू कैन सी द चेंजेस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, यू हैव सीन द चेंजेस। पहले होता था कि जैसे दानिश साहब ने बोला कि कैजुअल मैनर में बोला कि 8 दिन के बाद छूट जाते, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्पेशली इन दीज केसेस 5 साल 6 साल 3 साल से पहले तो कोई छुटता नहीं है। और दूसरा, हम वी आर थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब कि इसमें भी अमेंडमेंट हो गई है। पहले इसमें क्या था कि बंदा फंसता था तो उसको 4 साल 5 साल 10 साल जो भी सज़ा मिलती थी तो कोर्ट इजीली वो करता था। अब इसमें जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि इससे फॉर एग्जांपल कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो वो इन्वॉल्व हो गया है कि उसकी प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो गई। अब उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको आधार कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बंदा है उसका ये सब हो रहा है,
اس کے پیرنٹس کا نہیں ہوگا, اس کے بھائیوں کا نہیں ہوگا, اس کے انکلز کا نہیں ہوگا. تو اب ہم یہاں سے ایک اور پوائنٹ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بندہ یہ کرتا ہے تو سب لوگ کیوں اس میں پھنس جاتے ہیں؟ سب لوگ اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ اٹس اے ریسپانسبلٹی آف فیملی فرسٹ. آئی ول ٹیل یو فرسٹ اٹ از اے فیملی. فیملیز میں کیا ہوتا ہے خاص کر آج کل, ایک تو ہے آئسولیشن, بچوں کو آئسولیٹ کرتے ہیں, اگنورنس کرتے ہیں. تو تیسرا یہ ہے کہ کمپنی میٹر کرتی ہے جس پہ پیرنٹس کچھ دیکھتے نہیں, وہ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں. بچہ آ گیا, اس کو کمرے میں وہ بیٹھ گیا وہاں پہ, اس کو چائے شائے وہی بھیجی, اندر وہ کیا کر رہا ہے وہ کہیں نہیں دیکھ رہا ہے. دیٹ مینس دا ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیرنٹس کا ہی ہے. آفٹر دیٹ اب کوچنگ سینٹرز بہت فیمس ہے. ہمارے ٹائم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک ٹیچر ہوتا تھا شالیمار میں, ہم پڑھتے تھے یہاں پہ, بیسکلی میں یہاں پہ شالیمار میں رہتا تھا, تو وہاں سے ہم درگاہ آتے تھے ایک ٹیچر کے پاس, وہاں سے یہاں تک پیدل, پھر یہاں سے واپس پیدل. اب آج کل کیا ہے کہ بچے جاتے ہیں پرے پورا کسی درگاہ کسی اور جگہ پہ جہاں ہزاروں بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اور نو ون از ٹیکنگ کیئر آف دیم. ٹیچرز بھی نہیں, ان کا اپنا اس سے ہے کہ کتنے لڑکے کلاس میں ہیں, کتنے پیسے ہمیں کمانے ہیں, بس. یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھو وہ بچہ کیسا ہے, یہ بچہ کیسا ہے. اگر ویسا کچھ ہے تو پیرنٹس, کیونکہ ان کی ایپس ہوتی ہیں, تو اس پہ انفارم کر دیں کہ بچے آپ کے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ کسی اور چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, تو اس پہ دھیان دیں. ہو گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے ابھی توصیف صاحب نے اس کا اشارہ کیا تھا روٹ کاز پہ, اور ہمیں فیاض صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے. ہم یوزرز کو پکڑتے ہیں, ہم پیڈلرز کو پکڑتے ہیں, لیکن روٹ کاز یا جو سپلائی چین ہے, آپ نے کہیں آبزرو کیا ہے کہ گورنمنٹ وہاں فیل ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ تو فیل ہے نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے طریقے سے جو بھی ان سے بنتا ہے, دن بہ دن آپ نئے نئے قانون دیکھتے ہو, تو پولیس اتنے ایکٹیو ہے, تو گورنمنٹ کہاں سے فیل ہے؟ گورنمنٹ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. مان لو روٹ کا, جیسے توصیف صاحب نے بولا کہ پہلے روٹ کا دیکھنا ہے. اگر باہر وہاں آئس کریم بکتی ہے, اگر مجھے کھانی نہیں ہے تو وہ تھوڑی میرے منہ میں ٹھوس دے گا. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے, ہمارے بچے جو ہے, بچے انوالو ہو رہے ہیں, لڑکیاں انوالو ہو رہی ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے جا کہاں رہے ہیں. جب ہمارا روٹ کا صحیح ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اویلیبل ہے, اور وہ اویلیبلٹی کیسے پاسبل ہے کہ کشمیر میں؟ دیکھیے اویلیبلٹی اس پہ تھوڑا سا یہ تو کرنا ہی ہے, سوال تو اٹھتا ہی ہے. دیکھیے کچھ ڈرگس ایسے ہیں جو ہم خود کلٹیویٹ کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا نظر لگ گئی ہے. کس کی نظر لگ گئی؟ یہ تو ہماری اپنی ہے, ہماری کلٹیویشن ہے, ہماری کلٹیویشن ہے نا. جیسے پولیس کی ریسپانسبلٹی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ریسپانسبلٹی ہے, سوشل ایکٹیوسٹس کی ریسپانسبلٹی ہے, یہ ہر ایک فرد کی اپنی اپنی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کاز پہ تھوڑا سا غور فکر کریں. تو جیسے ہم غور فکر کریں گے تو جو بھی قانون ہے امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس سے فری ہو جائیں گے. ایڈوکیٹ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہماری کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. پرابلمز تو ہم جان رہے ہیں, فیض صاحب سب نے اپنی بات رکھی ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ریزنز کیا ہے, کون ذمہ دار ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ سوال یہی ہے کہ سلیوشن کیا ہے اس کا. دیکھیے میں نے 10 لاکھ کہیں, میڈم جی نے 13 لاکھ کہیں, 3.5 لاکھ, میں نے 61,000. ہمارے پاس ڈیٹا کوئی نہیں ہے. اگر ہم لیں کہ 13.5 لاکھ, اس کے معنی ہے کہ جموں کشمیر کے ہر گھر میں ڈرگ ایڈکٹ ایک ہیں, 2 ہیں, لڑکیاں بھی ہیں جو کہ اگر آپ ٹین ایجر کی لیں اور پھر بوڑھے یا سینئر سٹیزن کا لیں, ہر ایک یہ دیر از سم تھنگ رانگ. اور ہمیں ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے تحصیل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژنل لیول پر, جہاں سے یہ مانیٹر ہو جائے یا ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ ڈرگ ایڈکشن میں کون ہے, کون شروعات ہو رہا ہے. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں, یہاں ہم نے سنا کہ ایک پولیس کے کنٹرول روم میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا, اور بھی کہیں 1-2 ریہیبلیٹیشن. بیسکلی ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں. آئی ڈونٹ ایگری. میں نے لاسٹ ایئر میں دیکھا گوگل میں, پارلیمنٹ میں 2 رپورٹ پیش کیے گئے 10 لاکھ. میڈم نے کہا اس سال انہوں نے دیکھا, ابھی رپورٹ آیا 3.5 لاکھ. ایک سال میں اگر 3.5 لاکھ اس میں ڈرگ ایڈکٹس ایڈ ہوئے, کیسے ہوئے؟ تو پہلے ہمیں ڈیٹا کی ضرورت. جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہو, ایک رپورٹ میں نے پڑھا کہ ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ کشمیر میں 75,000 ڈرگ ایڈکٹس ہیں. تو لیکن کوئی ڈیڈکشن نہیں, کوئی سروے نہیں, اور کہاں ڈرگ ایڈکشن ہے, کون سے گھروں میں ہے. اور وی شوڈ ناٹ اسٹیگمیٹائز سوسائٹی, کیونکہ پہلے ہمیں اگر ہمارے اور یہ کہ ہر ایک گھر میں ہے,
हमने इसको ज़रा लो की, मैंने पहले भी कहा लो की में रखना चाहिए। कोई ड्रग एडिक्ट के पेरेंट्स सामने नहीं आएंगे, ओपनली पब्लिक में नहीं आएंगे, कुछ हमें उनका करना पड़ेगा। सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, उन्हीं का हमने यहाँ रखे हैं सेंटर, ड्रग एडिक्शन सेंटर वगैरह रखे हैं, हम मॉनिटर करते हैं। लेकिन हम उनको यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के बाद उनको ले आते हैं, हम क्लिनिक खोलते हैं ताकि लोगों की नज़र नहीं पड़े ये कौन है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें है कि जैसे यहाँ तो सब ने वो बात करी, वो मैं बात उसमें दोहराऊंगा नहीं। अब एलजी साहब की लेवल से ये है कि नीचे तक ये एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव आ गया, क्योंकि आज तक अगर हम 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट हैं तो गवर्नमेंट अब क्यों जागी है, अब क्यों जागी है? दे शुड हैव रीजन वोकन अप मच अर्लियर। उमर अब्दुल्ला साहब से मैंने इसी साल बात करी, मैं एक साथ ड्रग का, उन्होंने कहा कि मैंने 2010 में आवाज़ उठाई थी कि 2010 में मैंने आवाज़ उठाई थी कि ड्रग एडिक्शन हो रही है, बढ़ रहा है। मैं सर 2010 से अब 2025 है, तो 15 साल हो चुके हैं, उसमें 4 साल आपने भी हुकूमत करी, उसके बाद भी हुकूमतें हैं। लेकिन व्हाट हैज़ फेल्ड अस is the management and accountability to hold people accountable। हमने काफ़ी बार सुना है कि स्कूलों के बाहर वो टॉफ़ी और इस किस्म के वो मिल रहे हैं, उसमें ड्रग मिक्स होता है, कॉलेजेस के बाहर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर होती हैं। तो यहाँ हमारे वकील साहबान हैं, मैं इनकी बात से मुतफिक है कि रेगुलेशन होते हैं, उन्होंने कहा लीगल है इसमें, लेकिन सोसाइटी का भी एक बहुत हिस्सा। मैं फिर से ये कहूँगा कि आप बच्चों को आप नज़र रखें, लेकिन बच्चों के अब मौके दें ना उनके। आपने उनके सारे प्ले ग्राउंड छीने, एसपी कॉलेज की हाल देखिए। अभी आप पोलो ग्राउंड में ओवरहेड ब्रिज फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं, जहां हजारों बच्चे जिनको खेलते हैं, इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम, उसमें फ्लाईओवर बना रहे हैं कि ट्रैफिक मैनेज आप करो। लेकिन जहां ये नौजवान पौध है, नौजवान यूनियन, उनके लिए आप एम्यूनिटीज़ के लिए, ताकि वो महल्ले में जो सिगरेट पीता बच्चा उसके पास नहीं जाए, वो ग्राउंड में आए, खेल में आए, रिक्रिएशन में आए, और उससे उसी तवज्जो दूर हो जाए। स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना है। साथ साथ फैज साहब का कहना है कि हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना है। डॉक्टर इंशा, जैसे प्रॉब्लम्स की सब ने बात की है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सोल्यूशन है हमारे लिए इसका? और जब आपके पास पेशेंट्स आते, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं वो, या आप इसमें ज़्यादा फीमेल फोक को देखते हैं या मेल को, या उसमें यूथ ज़्यादा आपको नज़र आ रही है एक्सपीरियंस उसमें? जी डेफिनेटली, अगर हम एज ग्रुप्स की बात करेंगे तो उसमें यंग पेशेंट ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम है और मेल्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं, क्योंकि विद एज वैसे भी जो ड्रग अब्यूज़ है ये विद एज माना जाता है कि ये कम होता है। और सोल्यूशन इसका यही है कि जो भी इसमें मुब्तला है उसको छोड़ना होगा, और कोई इसमें दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो जिस वक्त, और मैं ये बात आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम किसी ड्रग एडिक्ट को खिला दें और उसको मोटिवेशन जाहिर हो। मोटिवेशन हर पेशेंट को खुद से डेवलप करना होगा, और जब वो इस ड्रग को छोड़ेगा तो उसकी बॉडी, उसके ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हम बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, हम पूरी तरह से आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे, हम आपको मतलब आगे चल के आपको तलब नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए आपको दवाइयाँ देंगे। आपने ये ड्रग स्टार्ट क्यों किया, क्या आप किसी अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेस के लिए खुद को सेल्फ मेडिकेट कर रहे थे, उसको हम देखेंगे, या अगर इसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम डेवलप हो गई है उसको हम देखेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे। और काउंसलिंग के बारे में मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को इसका ये कंसेप्ट होता है कि काउंसलिंग में हमारे बच्चे को समझाया जाएगा और फिर वो कभी ये हरकत नहीं करेगा, बट काउंसलिंग ये नहीं होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और फिर सोल्यूशन ढूंढना। उसमें घर वालों को भी हमारी हेल्प करनी होगी, उसमें उनके स्पाउसेस को हमारी हेल्प करनी होगी। तो ये एक बहुत ही ग्रुप प्रोसेस है जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और इसके बाद ही पेशेंट जो है ड्रग फ्री हो सकता है। हो सकता है। तनवीर साहब, आप बताएं, सोल्यूशन पे हमारी बात हो रही है, क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन जो अभी तक हमारी पैनलिस्टों ने सब ने बात करी, और मैं अपना जहाँ तक इसका एक निचोड़ निकाल पाया हूँ अभी तक की सारी बातों का, तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं मैं सब अपने पैनलिस्टों से भी इस बात से हाँ कहलवाना चाहूँगा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे, मैं अपना बचपना बताऊँ कि हमारे मोहल्ले में हर जगह में एक एरिया होता था जहाँ हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, जहाँ स्पोर्ट्स खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आज अगर आप मोहल्ले स्तर पर देखोगे वहाँ जगह ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार
सरकार को भी जागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और एसएमसी, बाकी सारे जितने डिपार्टमेंट जो इलीगल एक्टिविटीज करने दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन, मेरा यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरीके से जो जमीनें एक्वायर हो रही है, वो मेरा बच्चा आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ, मैं एक जुरिस्डिक्शन में रहता, मेरा एक एरिया है, वहाँ वो बच्चे को खेलने के लिए नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा चला जा क्रिकेट खेलने। मैं आपको समझा रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ, सरकार तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिएगा, छोटी सी है लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। अब मेरे बच्चे को मैं समझाता हूँ बेटा आप जाके क्रिकेट खेलो, बच्चा जाओ आप फुटबॉल खेलो, तो कहता बाबा बाहर तो कोई ज़मीन है नहीं है, बाबा कोई लैंड नहीं है। मैं कहता फला नहीं, जब बाबा वो तो बहुत दूर है, आप गाड़ी से ड्रॉप करोगे, फिर आप तो ऑफिस होते हो, मैं कैसे जाऊं। मेरा बच्चा क्या करता है, वो मोबाइल उठाता है, मेरा मोबाइल उठाता है या माँ का मोबाइल उठाता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है कि वहाँ रील्स होती है, वहाँ चीज़ें अवेलेबिलिटी है, वो समझने की कोशिश, उसका माइंड ग्रैप होता। हमारा बच्चा जो है ना, फिर मैं आपके माध्यम, वो बहुत मासूम होता, बच्चा जो है वो मासूम होता, जो उसके जहन में डाला जाता है, उसे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो इन सब चीजों से आशना है कि गलती कहाँ, कहीं ना कहीं सरकार को जागना पड़ेगा, ये मेरा बहुत ही सरकार को जागना पड़ेगा। सही बात है। नादिया, आप बताएं सोल्यूशन क्या है आपके पास? आई बिलीव कि सोल्यूशन इसका ये है कि इट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, आप मीडिया वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बाकी हमारे साथ लोग बैठे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। तो प्रिवेंशन राइट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। फिर हमारे जो रिलीजियस स्पेसेस है या जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उन पे भी जिम्मेदारी आयद है, तब जाके हम इस चीज़ का रोकथाम कर सकते हैं। ये जो नासूर अभी हमारे माशरे में फैल रहा है, ये बुरी तरीके से फैल रहा है। जो एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसकी न सिर्फ जो उसके ख्वाब है वो ख़त्म होते, बल्कि जो उसकी शिनाख्त है वो भी ख़त्म हो जाती है। सही बात है। फैमिलीज डिस्ट्रॉय होते, इससे माशरे, जो हमारा समाज है, उसका जो ताना बाना है वो पूरी तरह से बिखेर जाता है। सो इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खाली ये नहीं बोल सकते इमरान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बाकी जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे, बल्कि हम सबको आगे आना है, तब जाके हम इस नासूर को रोक सकते हैं। सही बात है। दानिश, आप बताएं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की नादिया ने बात की, क्या कहेंगे आप? सोल्यूशन पे बात हो रही है, प्रॉब्लम्स तो हम सब लोग जान रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितनी जिम्मेदारी, किसकी क्या जिम्मेदारी है जो जिस शोबे में है? वो गोड क्या वन ड्रग एडिक्ट यह असी मज नफर ये अत मज मुलवस गसान यह बेमार। बह तुहद थ्रू चुस बह सरकार सवाल करान, यम तमो आज तान रट अत मजन यमन सत क्या कोर यमो, यमन सत क्या पॉलिसी, अमिस गो दिमाग खराब चाहे कुन त वजह सतन। ये अमिस रटान अमिस सत क्या पे मामल सपदा, अम सद खतर सरकारन क्या पॉलिसी थमुच रिहेबिलिटेशन गो ठीक, रिहेबिलिटेट जबानी जमा खर्ची क्या ये लिमिटेड यम बुस तिमन मज गोमुत पे तिमन तत फैमिली त परेशान आसान, तिम दपान अस कत मुसीबतस लग। सरकारस पज युस त कह बेमार यमो रोट, अमिस पज अम पे यमन इलाज करुन, बे खास ख्याल थवन, स्पेशल ख्याल थवन। तम पे ब्याक सवाल इत सरकारन ये टेररिज्म तो टेररिस्ट एलिमिनेट कर, तिथ कन सवाल यम क्या हेकन ड्रग ये खत्म कर। क्या अगर अस वो पंजाबस मज कित आई फ्यूचर जनरेशन खत्म करने, पन्ने मौकूफ निशन आय तिम यह करने डालने, तिथे कन अस पगह फ्यूचर, अस मौकूफ। ये जवानी रोजन, ये जवानी अत मजन मुबतला गई, पगह कुस कर सन वकालत। गवर्नमेंटस तो जिम्मेदारी तो समाज गो थी। कश्मीर रेसिपिएंट एंडस पे बॉर्डरसन, सारी चीज ओर यवान, ये क्या प्रोडक्ट ये लिमिटेड का प्रोडक्शन, मगर सारी चीज ना ओर गो कंट्रोल गो और आसुन। यह गोडनुक सवाल सरकार से, क्या तो ग्रास रूट पे पहले जाने की जरूरत सरकार है। हम यहाँ पे जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, हम फिर उस पर बात करते हैं या सरकार को समर्थन करते हैं। सरकार बड़ बॉडी गोड सवाल सरकार से, ये आव तो आव का ये कित कन गो सवाल यह कि हम पहले सिस्टम को ठीक करें, गोड सिस्टम ठीक कर। सवाल वो एडवोकेट साहब, एहसान साहब, सोल्यूशन पे ही तो बात हो रही है। एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक समाजी कारकुन, एक मजहबी रहनुमा, एक जर्नलिस्ट, एक आम शहरी, गवर्नमेंट के इदारे, जिम्मेदारियों की बात तो होती है, लेकिन जिम्मेदारियां कब निभाई जा सकती है? बिल्कुल इमरान साहब, इस मौजू पर हम सब ने बात की है, सब ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा है। मेरा भी एक व्यू पॉइंट है कि डिएडिक्शन जो है ये कैसे दूर, ये नासूर कैसे दूर होगा। डिएडिक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि डिएडिक्शन इज ए सिस्टमैटिक प्रोफेशनल प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल
dependence of a consumer or a person who is using the drug from drugs like alcohol, nicotine, charas, ganja, brown sugar, even gambling, even gaming. जो भी नासूर है इस नशे में जो मुब्तला है, इसको पहले इससे दूर रखने के लिए ये तदाबीर हमें लेने हैं. मास आउटरीचेस है, काउंसलिंग का, जैसे डॉक्टर इंशा ने या और साहिबान ने ये अपना पॉइंट रखा है कि इसके लिए हमें क्या क्या कैंपेनिंग करनी है. देयर शुड बी मैसिव स्लोगनिंग, देयर शुड बी मोटिवेशनल स्पीचेस इन द पब्लिक लाइक एज हमें मस्जिद, जो वहाँ के जो इमाम साहिबान हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, सरकार को समर्थन देना और मुतहरिक करना है कि जो ये नासूर है इसकी पहले ये मम्मा कहाँ है, सोर्स कहाँ से आता, कहाँ से. सो वी हैव टू सेट द राइट द सिस्टम. Nobody gives this mind on that thing. Take everything is mechanical and casually. That is not the point. We have to, हमें पहले सोर्स पे जाना है कि जब सरकार इसका एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, एक फोर्स, एक ताकत रखती है कि नहीं. आम इंसान तो बेचारा ये कमज़ोर होता है, ये कुछ नहीं करता है, ये बिल्कुल इस चीज़ से बेखबर भी होता है. लेकिन एक सिस्टम होता है, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, जब भी कोई भी सिस्टम हो जिसके लिए ये चीज़ें, जिनका फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को हम तदारुक कैसे करेंगे. इसके लिए मेरी सिंपल सी राय है कि जैसे हम रोज़ बरोज़ यही बातें करते हैं कि पहले वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, उसके बाद स्कूल्स में जो है उस्ताद साहिबान वो भी वालिदैन का रोल अदा करते हैं. तो ये ओवर पेरेंटिंग जो हो रही है, जो हम बच्चे को थोड़ा ओवर पैम्परिंग करते हैं, ये रागिब होता है गलत चीज़ों की तरफ. उसको हम एज वॉच डॉग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा स्कूल से आया, इसने कहाँ जाना, इसने मोबाइल उठाया, ये मोबाइल को किस दिशा में, इस मोबाइल इसको किस दिशा में ले रहा है. डेट इज़ नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. हम क्या करते हैं, हम कैजुअली लेते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, जिसकी वजह से बच्चा इसमें मुलविस होता है. इसके लिए अब कंक्लूसिव मेरा ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है कि हमें इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा फोर फ्रंट पर मुतहरिक करना है, मजबूत बनाना है, इसको सॉलिड बनाना है. जैसे कि कश्मीर बार एसोसिएशन, जूरिस्ट्स बार एसोसिएशन जो फोर फ्रंट पर है, वार फुटिंग पर है, पिछले 10-15 दिनों से बिल्कुल उन्होंने ये तहिया कर लिया कि इसके खिलाफ हैं. जितना हमारे एफर्ट्स हो सकते हैं हम इस मैनेज को, इस वबा को, इस ये जो तबाही फैल रहा है समाज में, इसको दूर रखें. जितने भी हमारी काविशें हों हम इनको बरोए अमल, हम इनको मौसर तरीके से बरोए कार इंशाल्लाह ला सकते हैं. और लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि महजूर साहब के एक शायर से, जिसे पूरा हमारा एक पैशन बन जाएगा और एक जज्बा भी बढ़ जाएगा. वलोहा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर. करी कुस बुलबुला आजाद, बुलबुल अमसी वना, बिचार यथ पंजरस मज फसोमुत. करी कुस बुलबुला आजाद नाला पंजरस मज छुक, पन्ने दस्त पन्न मुश्किलन आसान पैदा कर. अगर वुजनावहन बस्ती, अगर वुजनावहन बस्ती, गुलन मज त्राव जीरो बम, बुनुल करवाव कर गगराई कर तूफान पैदा. ये उस जवान के लिए, उस बच्चे के लिए, उस छोटे बच्चे जो अपकमिंग यूथ है उसके लिए मैं ये इसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना चाहिए महजूर का शहर. क्योंकि वो गेम्स की तरफ रागिब हो, वो पढ़ाई की रागिब हो, उसको रिलीजियस एजुकेशन मिले, उसको मॉरल एजुकेशन मिले. और सबसे बड़ी चीज़ है ये हम सबको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स लें और इस चीज़ को एक अमल है, एक जहाद है, और इस जहाद को हम पाई तक में इंशाल्लाह पहुंचाएंगे. इंशाल्लाह ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है. तौसीफ आप बताएं, आपने तो आगाज़ में ही कहा था कि प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन आपको थोड़ा हट के सवाल है जो एडवोकेट साहब ने कहा कि हमें सोर्स पे जाने की ज़रूरत है. क्या पॉसिबिलिटी है हम सोर्स तक जाएं, तो क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, या तो हम बेसिकली, मैं फिर से कह रहा हूँ, या तो इस डिबेट को हम गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं. मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं वहाँ पे काम करूँगा जहाँ पे प्रॉब्लम है, पहले अपने घर में से स्टार्ट करूँ ना. एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँ. अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल वालों की आपके बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको पेरेंट बनने का कोई हक नहीं है. स्कूल हमारा बाय एंड सेलिंग है. दे सेल एजुकेशन, वी बाय इट. वी आर हैप्पी बायर एंड सेलर. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. सो पेरेंट जब तक ये नहीं समझेगा ना कि उसका बच्चा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माई चिल्ड्रन इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये करूंगा, मैं मोटिवेशन स्पीच दूंगा, मैं एनजीओ बनाऊंगा, मैं ये एसोसिएशन बनाऊंगा, वो एसोसिएशन क्यों भाई? बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, दिस इज अ पेरेंटल इशू. और लास्ट में अगर कोई बच्चा आप एडिक्ट हो गया, देन इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू.
इन बिटवीन हम जो छोटे मोटे एक सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बट हम कोशिश करने के लायक अपने बच्चों को क्यों छोड़े? वाई शुड आई टेल कि माई स्कूल में टीचर जाएगा वो मेरे बच्चे को ठीक करेगा? स्कूल में टीचर जो थे, वो टीचर जो हुआ करते थे, वो हम सब ने बताया, देवर ऑफ टीचर्स ऑफ द क्लासरूम एंड ऑन द क्लासरूम। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे टीचर को पता है स्कूल में कौन बच्चा किस किस हरकत में है, क्या वो हमें बताता है? नहीं। हमें पीटीएम पे बुलाया जाता है, वो बोलता है भाई साहब ये वो, फिर बोलता है सर आपने फीस नहीं भरा है। अरे भाई फीस भी आपको मिल जाएगा, बट एटलीस्ट अगर 8 घंटे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, क्या उनको नहीं पता है क्या हो रहा है? क्या हमारे वकील साहिबान को नहीं पता है क्या हो रहा है सोसाइटी में? हम इसको थोड़ा फार ले रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से हाइड कर रहे हैं। हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि पेरेंटल इशू है, पेरेंटल इशू है, पेरेंटल इशू है। पेरेंट्स के लिए आप सेमिनार्स बनाइए। आज बड़े बड़े झंडे लेके हम सब लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झंडा निकलने के बाद जब आप घर जाते हैं ना, तो अपने बच्चे को बोलो भाई साहब आपने आज तक माइकल जैक्सन को अपना उसको रोल मॉडल बनाया, आपने जेफ बेजोस को बनाया, आपने, लेकिन नतीजा क्या मिला? वो तो खुद चरस और गांजा पी के शाम को बैठते थे। आप अपने रोल मॉडल गलत कर रहे हैं, आपने चूज। जिस बंदे का रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उससे बड़ा रोल मॉडल क्या हो सकता है? लेकिन हमने अपने बच्चे को यहीं से माइकल जैक्सन की पिक्चर ला के दी है, उसने अपने रूम में लगाई। आप अपने बच्चे को इस्लामिक टीचिंग दीजिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक आपका वफादार बच्चा भी बनेगा, सोसाइटी में आपका नाम भी रोशन करेगा। हमने कहीं ना कहीं पे अपने किबलागाह गलत तरफ मोड़े हैं, हमने अपने और अपने बच्चों के किबलागाह वापस मोड़ने, वहीं जहां से 1400 साल पहले हमारा इस्लाम स्टार्ट हुआ। सही बात है, वालिदैन की जिम्मेदारी है इस्लामिक टीचिंग्स पे हमें दोबारा से गौर करना है कि कहीं हम उससे भटके नहीं है। फैज साहब आप भी जरा बताएं चलते चलते कि क्या पैगाम है और सोल्यूशन क्या है बिल आखिर इसका? देखिए, अल्टीमेटली जो मेरे दोस्तों ने यहाँ पे बताया, अच्छे इन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं, पर एक बात है कि पुरानी कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, बर्बादी हो गई है, हो रही है, उसको रोकने के लिए अब हमें जागना है। और हमें जागने के लिए जो फैमिलीज़ हैं, सबसे पहले तो उन्हें नज़र रखनी है अपने बच्चे पे, दूसरा फिर स्कूल अथॉरिटीज़ उनको नज़र रखनी है, और उसके बाद जो आपकी मोहल्ला है, आपके हमसाया हैं, आपके बाकी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी, एंड देन द गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी नज़र रखनी है। और ऐसे मामले में मेरी यही सजेशन है कि एक काउंसलिंग सेंटर हर एक जगह पे हो, चाहे आपका स्कूल हो, अगर आपके टीचर ने कुछ बताया कि ये बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसको आप कोशिश कीजिए कि एक्सपर्ट्स को बुला के वहाँ पे एक काउंसलिंग सेंटर बना दें। उसके बाद आपके जो सोसाइटी है, ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स आप बनाइए, और इस बच्चे को देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या इसको पैसे की ज़रूरत है, इसको क्या कहीं से कोई डर है जिसकी वजह से ये इस गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, वो देखिए, उसकी छानबीन कीजिए और उसकी रोकथाम कीजिए। बाकी जो गवर्नमेंट ने इस वक्त ये एक्शन लिया है, इसकी तायीद करते हैं हम, और इस मिशन को हमें कामयाब करना है, ताकि हमारी फैमिलीज़ बच जाएं इस नासूर से। सही बात है, फैमिलीज हमारी बच जाएं। जावेद साहब आप भी बताएं चलते चलते सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि द लाइबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द लाइबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। वो देखें बच्चों का वो इग्नोर क्यों हो रहे हैं, मतलब आइसोलेशन में क्यों है, कंपनीज पे उनका वो फोकस करें, उनकी क्या कंपनी है वो देखें। आफ्टर दैट इट्स एज वी ऑल से इट्स ए जॉइंट लाइबिलिटी। उसके बाद स्कूल अथॉरिटीज़ आती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। पहले हमें घर से ही स्टार्ट करना है। अब इसका सोल्यूशन हमें क्या है? सोल्यूशन यही है कि अपने बच्चों पे नज़र रखो, अच्छे से नज़र रखो, शाम को आए उनको देखो, अच्छी तरह से गाइड करो, सही क्या है गलत क्या है, नमाज जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, ये सब चीज़ें उनको बताओ, इनको सिखाओ ये, क्योंकि वी आर रिजाइडिंग इन सेक्युलर स्टेट। तो हर किसी को ये है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे मज़हब में है क्या, तो उनको बच्चों को वो सिखाओ। इस्लामिक नॉलेज ज़रूरी है, रिलीजियस नॉलेज ज़रूरी है, और शाम को वॉच करो। अगर बच्चे आते हैं तो देखो अगर आपने सुबह 1000 रुपया बच्चे को दिया तो उसने किया क्या है 1000 रुपये का, उस पर फोकस करो। अगर ये सब चीज़ें आप घर में स्टार्ट करोगे ना, तो मान लो माशरा एकदम पाक हो जाएगा, टेंशन फ्री, कोई इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबों की है, पेरेंट्स की है, यूथ की है, होल माशरे की है।
but here LG Saab has started this initiative, and we appreciate this. We say thank you to LG Saab. In future ऐसे ही programs बनाए, ऐसे awareness campus बनाए, so that कि हर किसी को knowledge मिल जाए, awareness हो जाए, सही क्या है, गलत क्या है. That's all. Thank you. बात यही है कि हमारा मुस्लिम और पाक मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, वो चाहे फैज़ साहब के 10 लाख हो या नादिया के 13.5 लाख. बात यही है कि कश्मीर में ड्रग्स का रुझान बढ़ रहा है. हर गुजरते साल के साथ फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़ा ही कंसर्निंग है. लेकिन हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स, सोशल एक्टिविस्ट्स अपनी तरह काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट्स अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में हैं. क्या वजह है कि यहाँ ये रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही है. लेकिन इस प्रोग्राम से हमें ये पता चला है, इसका सेंट्रल आइडिया शायद फयाज साहब हमें यही मिला है कि ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे घरों से लेके हमारे सिस्टम तक. सिस्टम मतलब हमारी सरकार तक. सरकार को भी जागने की ज़रूरत है. स्टेटमेंट्स निकालना, कैंपेन्स चलाना, उस पर आवाम के, गरीब के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना, वो अपनी जगह पे है. बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट. क्या इसका हमें फिर बाद में कोई नतीजा निकल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है. अब सवाल यही है कि हमें अपने मुआशरे को बचाना है, हमें अपनी नस्ल को बचाना है. आज के इस ओपन टॉक प्रोग्राम में हम अपने सब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्हें हमने इस तकती धूप में तकलीफ़ दी है. लेकिन कोशिश है कि इन बातों का असर हमारे समाज पे, हमारी सोसाइटी पे होगा, और गवर्नमेंट भी अपना मुहस्सबा करेगी कि कहाँ पे लूप होल्स है, कि गवर्नमेंट 1947 के बाद 2026 में क्यों जा गई, जब हम AI के ज़माने में चांद से भी ऊपर जा चुके हैं. इसी उम्मीद के साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल मजीद, टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट मोहम्मद यूसुफ के साथ अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.